नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी क्लाइमेटोलॉजी यानी कि हम लोग जलवायु विज्ञान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब और टेम्परेचर, ऊष्मा बजट और पवन के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने तापमान के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हम लोग पवन के बारे में यानी कि विंड के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, विंड के बारे में। तो इतनी सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लगभग हम लोग क्लास में वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, है ना, महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडलीय विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जलवायु विज्ञान में हम लोग वायु दाब, तापमान, तो हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना और ये सब लास्ट क्लास में देख लिया था। हमें क्या देखना था? तो हमें वायुमंडलीय दाब यानी कि हमें पूरा प्रेशर बेल्ट और इन सब के बारे में हम लोगों को देखना था। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये सारी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपको तापमान के बारे में बताया था कि जब तापमान कैसे, तो हमने आपको बताया था कि जो है प्लांक का आप सिद्धांत जानते होंगे, प्लांक का नियम आप जानते होंगे कि प्लांक ने कहा था कि जब जिस उसमें ऊर्जा अधिक होती है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लघु होता है, लेकिन जिसमें ऊर्जा कम होगी उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो दीर्घ होगा, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में आपको सौर विकिरण यानी हमने सौर विकिरण के बारे में बताया था कि वो लघु तरंग दैर्ध्य वाला होता है और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा वातावरण गर्म होता है, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस अवशोषित करती है पार्थिव विकिरण को और हमारे वातावरण को गर्म रखती है। तो ये हम लोगों ने लास्ट में बात की थी। अब दूसरी बात यह है कि आखिर ये वायु दाब क्या है? तो वायु के द्वारा लगाया गया जो भार होता है वही वायु दाब होता है। इसको बैरोमीटर से मापते हैं, है ना। इसका जो मापन होगा, इसका मापन किससे होता है? बैरोमीटर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे? तो जैसे देखिए, सपोज दैट हमने कहा कि यदि कहीं से तापमान आया, यानी कि आपका कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे सतह पे तापमान यानी सूर्य का एकदम सीधी रोशनी पड़ी, तो जब सूर्य की सीधी रोशनी किसी पृथ्वी की सतह पे पड़ती है तो क्या होता है? तो वो जो सतह होता है वो गर्म होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये सौर विकिरण है, सौर विकिरण है और ये आपको मैं बता दूं कि ये गर्म है ना, ये गर्म, मान के चलो कि सतह पे पड़ा और सतह गर्म हो गई। तो गर्म होने के बाद यहां से वायु क्या होती है? तो वायु गर्म होके ऊपर उठेगी, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। आपने सोचा कि वायु गर्म होके ऊपर ही क्यों उठती है? तो वायु गर्म होके ऊपर इसलिए उठती है क्योंकि जब कोई गर्म चीज होता है तो फैलता है, तो वायु भी गर्म होके क्या हो जाती है? फैलती है। तो वायु गर्म होके फैलेगी, फैलेगी तो वायु पतली होगी, पतली होगी तो हल्की होगी और हल्की होकर के वायु क्या होती है? ऊपर उठती है। और धीरे धीरे वायु ऊपर जा करके, आपको हमने पहले भी बोला था कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है और जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु जब सतह पे बैठती है तो ये भारी होती है और जब कोई चीज बैठेगी तो वो सतह पर भार लगाएगी। यानी कि जब ठंडी वायु जहां जहां भारी ठंडी वायु बैठेगी वहां पे उच्च वायु दाब लगाएगी। क्या लगाएगी? उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी? हाई प्रेशर। और जब हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है तो यहाँ हवा खाली हो जाती है और हवा खाली होने के बाद निम्न वायु दाब, है ना, निम्न वायु दाब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी लो प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे?
क्लियर है? तो ये इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए। तो ये हाई, अब देखो यहाँ पे हवा खाली हो गई और यहाँ पे हवा आके बैठ रही है, तो ये हाई प्रेशर और ये नहीं, यहाँ पे आपका लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो ये वायुमंडलीय दाब है। ये फिगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हॉट एयर राइजिंग, राइजिंग का मतलब ऊपर उठता है, और जब गर्म वायु ऊपर उठेगा तो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण करते हुए ऊपर उठता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आर्द्रता, आप जानते ही हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायु ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद संघनन होगा, संघनन होके क्या बनेगा? बादल बनेगा, और यही संघनन होके बादल बन करके बरसता है। यानी कि अगर वायु गर्म नहीं होता तो आर्द्रता ग्रहण नहीं करता, आर्द्रता ग्रहण नहीं करता तो बादल नहीं बनता, बादल नहीं बनता तो बारिश कैसे हो? अब देखो, जो वायु संघनित नहीं हुई वो वायु धीरे धीरे ठंडी होकर के क्या होगी? नीचे बैठेगी, और सतह पे नीचे बैठेगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसने लो प्रेशर बनाया, निम्न दाब बनाया, और यहाँ पे जब हवा बैठ रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया। तो ये होता है लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अभी हम आपको पूरे पृथ्वी पर प्रेशर बेल्ट भी बताएंगे और टेम्परेचर बेल्ट भी बताएंगे। चलिए, अब यहां पर आने के बाद अब सूर्य तप और उष्मा बजट। तो देखो, सूर्य तप हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब सौर्य विकिरण आती है तो जो पृथ्वी की सतह होती है एब्जॉर्ब क्या करती है? अवशोषित कर ले, और जब पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है इसी को इंसोलेशन कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, एकदम लंबवत पड़ती है, मान के चलिए कि वहां पे सूर्य तप ज्यादा मिला, और जहां पर सूर्य की रोशनी तिरछा पड़ी इसका मतलब कि वहां पर सूर्य तप कम मिला। जहां पे सूर्य तप ज्यादा मिलेगा वहीं पर ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगी, यानी पार्थिव विकिरण निकालेगी, और इसी पार्थिव विकिरण को आपको पता है कि ग्रीन हाउस अवशोषित करती है, जिससे तापमान ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा ग्रीन हाउस अवशोषित करेगी पार्थिव विकिरण को, उतना ज्यादा हमें तापमान का अनुभव होगा। अब पृथ्वी मान के चलिए कि झुकी हुई है, सभी जगह सूर्य की रोशनी बराबर तो नहीं पड़ सकती ना, क्योंकि ऊपर से चपटी हुई है और झुकी हुई है। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे में पड़ता है तो वहां पे सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी को ज्यादा प्राप्त होती है, इसीलिए वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पार्थिव विकिरण भी उसी हिसाब से निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सौर्य विकिरण का पृथ्वी के द्वारा अवशोषित करना और पार्थिव विकिरण के को निकालना, यही उष्मा बजट कहलाता है ना। तो जितना लिया उतना वापस किया, ये उष्मा बजट है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जहां पर सूर्य तप ज्यादा मिला, तो मान के चलिए कि सूर्य तप ज्यादा मिला तो वहां टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पार्थिव विकिरण निकलेगा, और जहां पर तिरछा प्रकाश हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे सूर्य तप कम और तापमान भी कम। इसीलिए कहा जाता है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, यानी कि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो हमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बार आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो आप कहो तो हम उष्मा बजट आपको लिखवा देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। अब थोड़ा सा उष्मा बजट यहाँ पे हम लोग देख, अगर उष्मा बजट आपको लिखना हो तो आप क्या कैसे लिखोगे, आप बताओ। तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित है ना, पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की मात्रा और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित सौर ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित
उत्सर्जित पार्थिव विकिरण, है ना। तो पृथ्वी द्वारा कितना सौर ऊर्जा अवशोषित किया गया है और पृथ्वी द्वारा कितना पार्थिव विकिरण निकाला गया है, तो ये ध्यान, पार्थिव विकिरण की मात्रा समान बनी रहती है, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना वापस हुआ, है ना। तो इसे ही ऊष्मा बजट कहते हैं, इसे ऊष्मा बजट के नाम से बजट कहते हैं। तो असल में हमारा जो वातावरण गर्म होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से, वो पार्थिव विकिरण के द्वारा ही असल में, है ना, आपका गर्म होता है, मतलब पार्थिव विकिरण के का। अब एक सवाल आता है एल्बिडो, एल्बिडो कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो, जैसे आपने देखा, जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल एक बात करती हूँ कि जैसे आपने सफेद कपड़ा पहना और आपने काला कपड़ा पहना, आपने सफेद कपड़ा पहना और आपने काला कपड़ा पहना, तो सफेद कपड़ा आप भी जानते हो कि सफेद कपड़ा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है ना। लेकिन ब्लैक कपड़ा क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है। उसी तरह पृथ्वी की सतह भी है। कुछ पृथ्वी की सतह है जहां पर एल्बिडो की मात्रा ज्यादा होती है और कुछ पृथ्वी की सतह है जहां एल्बिडो की मात्रा कम होती है। तो पृथ्वी, अब हम लोग एक लाइन थोड़ा सा इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली और पृथ्वी तक, है ना, पृथ्वी तक आने वाली और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली, यानी कि पृथ्वी तक आने वाली लाइट और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, है ना, परावर्तित सौर ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को ही एल्बिडो कहते हैं। तो पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण की मात्रा और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली सौर विकिरण की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। या फिर हम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो पृथ्वी द्वारा जो लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, जो अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो एल्बिडो है। जैसे कि सबसे अधिक एल्बिडो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो सबसे अधिक एल्बिडो ताजी गिरी बर्फ का होता है, ताजी गिरी बर्फ ग्लेशियर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कम एल्बिडो महासागरों का, मरुस्थल का होता है। लेकिन सबसे अधिक जो ग्लेशियर सफेद हिमानी होते हैं, ग्लेशियर सफेद, उनका एल्बिडो ज्यादा होता है, लाइट आई रिफ्लेक्ट हो, तो ये एल्बिडो है। एल्बिडो का मतलब कि अमाउंट, जो आपकी सौर विकिरण की मात्रा जो रिफ्लेक्ट कर दी गई है पृथ्वी के द्वारा, तो वो ही एल्बिडो है। सबसे अधिक रिफ्लेक्शन सफेद पैटर्न होता है ना, ताजी बर्फ गिरी जो ग्लेशियर होती है, तो उससे लाइट ज्यादा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एल्बिडो था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग पहले अब ताप पेटियों को देखेंगे। आइए, ताप पेटियां क्या है पूरे पृथ्वी पर, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे
बनाएंगे ताप पेटी कौन कौन सी है। ताप पेटी समझ में आ जाएगी तो दाब पेटी भी समझ में आ जाएगा, प्रेशर बेल्ट समझ में आएगा, और प्रेशर बेल्ट समझ में आ जाएगा तो मान के चलो पवने समझ में आ जाएंगी। तो कहा जाता है कि एक कड़ी अगर हमने समझ में आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो धीरे धीरे सारी कड़ियां खुल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ, ये ध्यान रखिए 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है। ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये उष्ण कट, ये विषुवतीय ताप पेटी है, ये विषुवतीय ताप पेटी है ना, विषुवतीय ताप पेटी है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 5 डिग्री से सीधे 12 डिग्री नॉर्थ साउथ, 12 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो 5 डिग्री से लगभग 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, तो ये अंतः उष्ण कटिबंधीय पेटी है। और ये भी आपका, एक सेकेंड स्टूडेंट, है ना, तो ये भी नीचे अंतः उष्ण कटिबंधीय, फिर आपका आता है 12 से लेकर के 25 डिग्री के बीच में, 12 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ, ये आपका होता है उष्ण कटिबंधीय ये ताप पेटी, और ये भी उष्ण कटिबंधीय ताप पेटी। कटिबंधीय ताप पेटी। अब देखिए 25 से लेकर के अब आते हैं 35 डिग्री। अब देखो इसके बीच में कौन सी आपकी पेटी देखने को मिलेगी, तो ये सभी ताप पेटियां हैं स्टूडेंट्स। यहां से सवाल निश्चित तौर पे है कि आपकी आएगी, क्योंकि देखो पहले तो ये जितनी भी हम कटिबंध लिख रहे हैं तो आप भी जानते हो कि ये अक्षांश रेखाओं के बीच की जो आपका क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं ना। तो चलिए अब इसी में हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि 25 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में, 45 डिग्री नॉर्थ और या फिर 45 डिग्री साउथ के बीच में यह उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय पेट, और इसे भी उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब 45 डिग्री से लेकर के आपका एक और है, अब हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी देखेंगे। तो 45 से लेकर के अगर हम इस पर बात करें तो 65 तक, 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, तो ये आपका क्या है, तो ये उपोष्ण कटिबंध है और यहाँ पे आप शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय। अब इसके बाद आप देखोगे तो पूरा 65 से लेकर के 90 तक शीत बेल्ट है, 90 नॉर्थ हो गया और ये 90 साउथ हो गया, और ये शीत कटिबंध है।
और ये भी शीत। शीत। अब देखो इसी शीत कटिबंध में आपका शीतोष्ण के बाद है टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित। यानी कि शीतोष्ण के बाद टैगा क्षेत्र, तो ये सब शीत कटिबंध में टैगा है, फिर और ऊंचाई पर गए तो टुंड्रा, और ऊंचाई पर गए तो सब कुछ बर्फ से ढका हुआ। सेम टू सेम यहां भी टुंड्रा, नहीं यहां पे आपका टैगा, फिर टुंड्रा, फिर और ऊंचाई पर गए तो कुछ भी नहीं मिलता, हिमाच्छादित। यहाँ पे देख, तो इतना आप देख सकते हो, ये ताप पेटियां हैं, ताप पेटियां। अब इधर लिखने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है, हमने ऑलरेडी ताप पेटियां बता दी। चलिए अब आते हैं दाब पेटियां। तो ये सब आपकी क्या थी, ताप पेटियां थी। और अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग दाब पेटियों को देखेंगे। आइए चलिए चलिए, यहाँ पे हमने ये दाब पेटियां, हालांकि हम लोग इस पर लिखेंगे। आइए अब हेडिंग डालेंगे दाब पेटियां। और आप जानते हो स्टूडेंट्स की जो दाब पेटी होती है, प्रेशर बेल्ट जो होता है, ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड होता है। टेम्परेचर पर ही आपका डिपेंड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे हम प्रेशर जोन कह सकते हैं। जोन का मतलब प्रेशर ये कटिबंध जोन लिख सकते, या दाब कटिबंध, दाब कटिबंधीय पेटियां। अब आइए अगर हम देखें तो सबसे पहली पेटी दाब कटिबंध में विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी है। विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। और दूसरा आपका होता है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। फिर तीसरा है उपध्रुवी निम्न वायु दाब पेटी। उपध्रुवी निम्न वायु दाब। और ये है आपका ध्रुवी उच्च वायु दाब पेटी। अब ये किस अक्षांश से किस अक्षांश से है, ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में। उपोष्ण उच्च वायु दाब 25 डिग्री नॉर्थ से ये 25 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। या आप सीधे लिख सकते हो 45 डिग्री नॉर्थ लिख लीजिएगा, है ना। तो आप सीधे लिखोगे कि नहीं 25 से ये ऐसे लिखो, 25 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ का मतलब दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। उपध्रुवी निम्न वायु दाब की अगर हम बात करें तो 60 से 65, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में, 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये प्रेशर बेल्ट है स्टूडेंट्स। अब ये प्रेशर बेल्ट कैसे बना है, आइए हम लोग अगले उस वीडियो मतलब अगले इस पर बात करते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स, है ना, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ हमारा सूर्य है। सूर्य का प्रकाश आप भी जानते हो कि ये लंबवत यहाँ पे पड़ा एकदम विषुवत रेखा के पास, और ये आपका तिरछा और यहाँ तिरछा। अब देखिए तो ये अगर हम देखें तो आपका क्या है, तो ये आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये ध्यान रखिएगा ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये 0 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ। अब देखिए
जब यहाँ पे सन यानी कि सूर्य का प्रकाश लंबवत, मान के चलिए सूर्य यहाँ है, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ा तो ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा और गर्म होके जो वायु है ये ऊपर उठने लगेगी। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्षोभ सीमा है। क्या है ये? क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वायु गर्म हो गई और वायु गर्म होके लाल 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 का यूज करेंगे। वायु गर्म होकर ऊपर उठी, वायु गर्म होके ऊपर उठी और वायु गर्म होके ऊपर उठी और ठंडी हो गई। यानी कि ये वायु कैसी थी? गर्म थी और गर्म होके ऊपर उठी और गर्म होके ऊपर उठी, तभी तो यहाँ पे क्या हो गया? वायु जब है ही नहीं तो ये विषुवतीय निम्न वायु दाब क्षेत्र हो गया, निम्न वायु दाब क्षेत्र हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अब वायु गर्म होके ऊपर उठी तो अब धीरे धीरे यहां मुड़ गई, चूंकि ठंडी हो गई ना, और ठंडी होके भारी हो गई और भारी होके मुड़ करके और जहां पर भी बैठेगी वहां पर उच्च वायु दाब लगाएगी, है ना, प्रेशर लगाएगी। और वही क्षेत्र जहां पर ये बैठ रही है उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो ये वही जगह है स्टूडेंट्स जहां पे वायु बैठ रही है। ये वही जगह है जो हाई प्रेशर का क्षेत्र माना जाता है। ये वही जगह है जो हाई प्रेशर का क्षेत्र माना जाता है। तो आप कह सकते हो उपोष्ण उच्च वायु दाब, यहाँ वायु बैठ रही और ये वही सेम टू सेम यहाँ वायु बैठ रही है, तो उपोष्ण उच्च वायु दाब, वायु दाब। तो यहाँ पे आप देख सकते, क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, यहाँ पे उपध्रुवी निम्न वायु दाब है और यहाँ पे उपध्रुवी निम्न, सेम टू सेम वही है कि यहाँ पर भी उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, यानी कि यहाँ पे गर्म वायु होगी। कोरियोलिस बल से ये क्या हो गई? कोरियोलिस बल ने यहाँ जो भी गर्म हवा है वो ऊपर उठा दिया है और ये लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया है। और जो ऊपर उठी हुई वायु है वो जाहिर सी बात है कि ठंडी होगी ही होगी, और ठंडी होके क्या होगी? तो ये नीचे बैठेगी और जहां पर जा करके बैठ रही है उस जगह पे क्या बनाएगी? तो उस जगह पे हाई प्रेशर बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मुड़ करके आ करके क्या हो रही है? यहाँ पे ही आके बैठ, उपोष्ण उच्च वायु दाब पर आके बैठ रही। सेम टू सेम यहाँ भी वही हाल है। ये उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, ऊपर उठी और ऊपर उठ के क्या हो गई? ठंडी हो गई, ठंडी हो गई और ठंडी होके मुड़ गई। अब मुड़ने के बाद ये वहीं जाके बैठी उपोष्ण उच्च वायु दाब के पास, और इधर ठंडी होने के बाद मुड़ने के बाद कहाँ पे आके बैठी? है ना, तो यहाँ पे आके बैठी। तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब है। तो ये लो प्रेशर और ये लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर, यानी कि विषुवतीय निम्न वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायु दाब, उपध्रुवी निम्न वायु दाब, फिर ध्रुवी उच्च वायु दाब। सेम टू सेम यहाँ भी उपोष्ण उच्च वायु दाब, उपध्रुवी निम्न वायु दाब और लास्ट में ध्रुवी उच्च वायु दाब, अभी उच्च वायु दाब। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्रेशर होता है। हवाओं के उठने या बैठने से हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्टूडेंट्स क्रिएट होता है। यानी ऐसे देखो, यहाँ सूर्य का प्रकाश हुआ, हवाएं गर्म होके ऊपर उठी, यहाँ आके बैठी, हाई प्रेशर लगा। फिर देखो यहाँ पे उपध्रुवी निम्न वायु दाब है, इसका मतलब हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ आके बैठी, तो इधर हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब देखो ये भी हवा ऊपर उठा, यहाँ आके बैठा। तो अब ऐसे नहीं दिखा सकते ना, तो अब ऐसे आप देख सकते। तो ये है प्रेशर बेल्ट, बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे देखिए, तो इनमें दो ऐसा एयर प्रेशर बेल्ट है स्टूडेंट जो गत्यात्मक है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये देखा जाए तो यह तापीय
तापीय वायु दाब पेटी है, ये फिक्स रहेगी, वायु दाब पेटी है, ये ध्यान रखिएगा। ये तापीय वायुदाब पेटी है, कौन? तो आपका विषुवतीय है ना, और ध्रुवीय भी है ना, ये भी तापीय वायुदाब है। तापमान के कारण यह क्रिएट हुआ है, मतलब एकदम ठंडा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र, ये गर्म है तो लो प्रेशर। लेकिन ये जो दोनों प्लेट है ना, ये दोनों जो आपके वायुदाब पेटियां हैं, ये गत्यात्मक है। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? तो ये सूर्य के उत्तरायण होने और सूर्य के दक्षिणायन होने से ये आपका डायनामिक, ये भी उत्तर और दक्षिण में शिफ्ट होता रहता है। तो ये गत्यात्मक वायुदाब पेटी कहलाती। अब कल हम लोग अगली क्लास में पवने पढ़ लेंगे और दोबारा से इसको रिवीजन कर लेंगे, तो ये क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसलिए आराम आराम से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो दृष्टि के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।